स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियर कास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमेक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की दहशत भरी कहानी। मैं सर्वाइवर हूं एक ऐसी घटना का जो ऑफिशियली कभी स्वीकार नहीं की गई। 2021 सितंबर, हमारे कॉलेज का एडवेंचर कैंप, 30 स्टूडेंट्स। जब हम निकले थे, हंसी मजाक, गाने, एक्साइटमेंट। जब हम वापस आए, एम्बुलेंसेस, शव और चीखें। 16 लोग मर गए एक ही रात में। कोई बुलेट्स नहीं, कोई नाइफ नहीं, कोई पॉइजन नहीं, सिर्फ डर। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था, पुलिस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन हमारे पास है, क्योंकि हमने देखा था उस चीज को जो पानी पर चलती थी। आज मैं पूरा सच बताऊंगा, क्योंकि जो मर गए उन्हें याद रखा जाना चाहिए, खासकर विक्रम को, हमारे हीरो को। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आर्यन है। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। यह घटना सिर्फ 2 साल पुरानी है, 2021 की। मैं दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट था। यह कहानी हमारे कॉलेज के एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित उस कैंप की है जो एक मजेदार ट्रिप के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसे भूलना मुमकिन नहीं। आज भी मैं अंधेरे कमरे में अकेला नहीं सो पाता। आज भी पानी की आवाज सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। यार आर्यन, तू चल रहा है ना कैंप पर? रोहन ने कैंटीन में मेरे पास आकर पूछा। मैं अपनी कॉफी पर फूंक मार रहा था। कौन सा कैंप? अरे एडवेंचर क्लब वाला, उत्तराखंड में 3 दिन का कैंपिंग, ट्रैकिंग, बोनफायर, पूरा मस्ती का प्लान है, रोहन ने उत्साह से बताया। मैंने सोचा, सेमेस्टर खत्म हो चुका था, घर पर बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। कब है? अगले हफ्ते 15 तारीख को निकलेंगे, 17 को वापस। सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं, स्लॉट भर रहे हैं जल्दी। कितने पैसे? बस 3000 रुपये, सब इंक्लूसिव, ट्रांसपोर्ट, खाना, टेंट, सब कुछ। ये सौदा बुरा नहीं था। ठीक है भाई, मैं भी आ रहा हूं। उसी शाम मैंने एडवेंचर क्लब के प्रेसिडेंट विक्रम से मिलकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। विक्रम फाइनल ईयर का था, लंबा मजबूत बॉडी, हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था। लोकेशन कहाँ है? मैंने पूछा। रानी खेत से करीब 40 किलोमीटर अंदर, एक झील के पास। बहुत शांत और खूबसूरत जगह है, मेरे एक दोस्त ने बताया था। पूरी तरह से अनअटच्ड, विक्रम ने मैप दिखाते हुए बताया। वहां सिग्नल मिलेगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मजा आएगा। पूरी डिजिटल डिटॉक्स, असली कैंपिंग एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर सोचा कि यही तो एडवेंचर है। अगले कुछ दिन तैयारी में बीते। मैंने नया बैकपैक खरीदा, स्लीपिंग बैग की व्यवस्था की, टॉर्च और बैटरियां ले ली। कैंप पर जाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी आ गई थी। विक्रम ऑर्गेनाइजर, आदित्य विक्रम का बेस्ट फ्रेंड फोटोग्राफर, मैं, आर्यन रोहन मेरा रूममेट, प्रिया 3rd ईयर बहुत एक्टिव लड़की, निशा प्रिया की फ्रेंड, करण जिम फ्रीक, समीर म्यूजिक में इंटरेस्ट, अंकिता सीनियर बहुत क्वाइट टाइप, राज 2nd ईयर, और भी 20 स्टूडेंट्स थे, ज्यादातर 3rd और 2nd ईयर के। लड़के लड़कियों का अच्छा मिक्स था। 15 सितंबर की सुबह 5 बजे हम सब कॉलेज गेट पर इकट्ठा हो गए। 2 बड़ी बसें खड़ी थीं, सबके चेहरे पर उत्साह था। लड़कियां सेल्फी ले रही थीं, लड़के एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। विक्रम ने सबको इकट्ठा किया। सुनो सब, हमारी जर्नी लंबी है, करीब 10 से 11 घंटे। बीच में हम हरिद्वार में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। शाम तक हम कैंप साइट पहुंच जाएंगे। और वाईफाई? किसी ने चिल्लाकर पूछा। सब हंस पड़े। भूल जाओ यार, डिजिटल डिटॉक्स, 3 दिन सिर्फ नेचर, फ्रेंड्स और फन, विक्रम ने जवाब दिया। बस चल पड़ी। मैं खिड़की की सीट पर बैठा था, रोहन मेरे बगल में। बस में म्यूजिक बज रहा था, सब गाने गा रहे थे। दिल्ली से निकलकर हम NH44 पर आ गए। मौसम बहुत खुशनुमा था, सितंबर का महीना था, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। करीब 10 बजे हम हरिद्वार पहुंचे। एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया। सब अपने अपने ग्रुप्स में बैठे थे।
बातें कर रहे थे। मैं प्रिया, निशा और आदित्य के साथ एक टेबल पर बैठा था। तुम्हें कैंपिंग का एक्सपीरियंस है? प्रिया ने मुझसे पूछा। नहीं यार, फर्स्ट टाइम। तुम्हें? हाँ, पिछले साल लद्दाख गई थी। कैंपिंग का अलग ही मजा है। उसकी आंखों में चमक थी। निशा चुप थी, अपने फोन में व्यस्त। यार, सिग्नल का भरपूर फायदा उठा लो, आगे नहीं मिलेगा, आदित्य ने हंसते हुए कहा। हरिद्वार से निकलने के बाद रास्ते पहाड़ी होने लगे। घुमावदार सड़कें, घने जंगल, दूर बर्फीली चोटियां, नजारे खूबसूरत थे। रानीखेत पहुंचते पहुंचते दोपहर के 2 बज गए थे। वहां से हमें आगे एक कच्ची सड़क पर मुड़ना था। यहां से रास्ता थोड़ा खराब है, करीब 40 किलोमीटर और है, बस ड्राइवर ने बताया। विक्रम ने अपना जीपीएस चेक किया। हाँ, यहीं से लेफ्ट। बस एक संकरी कच्ची सड़क पर मुड़ गई। सड़क इतनी खराब थी कि बस में बैठे सब हिल रहे थे। यार, ये क्या रास्ता है? रोहन ने शिकायत की। एडवेंचर चाहिए था ना? यही है असली एडवेंचर, मैंने मजाक किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो इतने पास थे कि धूप भी मुश्किल से आती थी। बस में अब संगीत बंद हो गया था। सब थोड़े थके हुए थे। करीब 4 बजे अचानक बस रुक गई। क्या हुआ? विक्रम ने आगे जाकर ड्राइवर से पूछा। सड़क आगे बंद है, एक पेड़ गिरा हुआ है। हम सब बाहर निकले। सच में एक विशाल पेड़ सड़क पर पड़ा था। ये कब गिरा? करण ने पूछा। पता नहीं, लेकिन ताजा लग रहा है, ड्राइवर ने पेड़ को देखते हुए कहा। हम इसे हटा सकते हैं क्या? विक्रम ने सोचा। नहीं यार, बहुत बड़ा है, हमें किसी जेसीबी या कुछ की जरूरत पड़ेगी, आदित्य बोला। सब परेशान हो गए। तो अब? मैंने पूछा। विक्रम ने अपना मैप चेक किया। कैंप साइट यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर है, हम पैदल जा सकते हैं। पैदल? इतना सारा सामान लेकर? निशा ने आपत्ति जताई। हर किसी के पास अपना बैकपैक है, बाकी सामान, टेंट, खाना हम बांट लेंगे। 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, विक्रम ने समझाया। कोई और विकल्प नहीं था। ड्राइवर को वहीं बस के साथ रुकने को कहा गया। हम सब ने अपने बैकपैक उठाए और सामान बांटा। टेंट्स, खाने के डब्बे, पानी की बोतलें, सब कुछ। शाम के 4:30 बज रहे थे। सूरज अभी भी था, लेकिन जंगल में अंधेरा होने लगा था। चलो जल्दी चलते हैं, अंधेरा होने से पहले पहुंचना है, विक्रम ने नेतृत्व संभाला। हम एक कतार में चलने लगे। सड़क अब और भी संकरी हो गई थी, बल्कि कहें तो यह सड़क नहीं, एक पगडंडी थी। चलते चलते मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। जंगल बिल्कुल शांत था, कोई चिड़ियों की आवाज नहीं, कोई जानवरों की हलचल नहीं, बस हमारे जूतों की आवाज और कभी कभार किसी की बातचीत। यार, बहुत शांत है यहाँ, रोहन ने मेरे कान में फुसफुसाया। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, मैंने भी माना। आधे घंटे बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे। वहां से नीचे की तरफ एक उतराई थी। बस यहां से नीचे उतरने के बाद झील है और हमारा कैंप, विक्रम ने खुश होकर कहा। हम नीचे उतरने लगे। रास्ता पथरीला और फिसलन भरा था, सबको सावधानी से चलना पड़ रहा था। और फिर हमने उसे देखा, झील। लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं थी। पहली रात झील हमारे सामने फैली हुई थी, विशाल, काली और एकदम स्थिर। इतनी स्थिर कि उसकी सतह शीशे की तरह लग रही थी। कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। वाह, बहुत खूबसूरत है, प्रिया ने कहा। लेकिन मुझे खूबसूरत नहीं लगी, मुझे डरावनी लगी। झील के चारों तरफ घने जंगल थे। एक तरफ झील के किनारे पर एक खुला मैदान था, वहीं हमें कैंप लगाना था। चलो जल्दी से टेंट लगा लेते हैं, अंधेरा होने वाला है, विक्रम ने सबको निर्देश दिया। हम सब ने झील के किनारे अपना सामान रखा और टेंट लगाना शुरू किया। विक्रम ने 10 टेंट्स लाए थे। हर टेंट में 3 लोग रह सकते थे। मैं, रोहन और आदित्य ने एक टेंट शेयर किया। लड़कियों ने अपने अलग टेंट लगाए। काम करते करते शाम के 6 बज गए। अब चारों तरफ अंधेरा छा गया था। हमने बीच में एक बड़ा बोनफायर तैयार किया। यार, लकड़ियां कहां से लाएंगे? किसी ने पूछा। जंगल में बहुत हैं, पर अभी अंधेरा हो गया है, कल सुबह इकट्ठा कर लेंगे। अभी के लिए मैं कुछ लाया हूं। विक्रम ने अपने बैग से सूखी लकड़ियां निकाली। आग जलाई गई। उसकी रोशनी में सबके चेहरे दिखने लगे। पहले खाना बना लेते हैं, अंकिता ने कहा। कुछ लड़कियों ने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली। हमने मैगी और सैंडविच बनाए, साथ में चाय भी। खाना खाते समय सब एक घेरे में बैठे थे, आग के चारों तरफ। मूड हल्का था, लोग जोक्स सुना रहे थे। लेकिन मुझे अब भी वह अजीब शांति परेशान कर रही थी। जंगल में कोई आवाज नहीं थी,
बस आग की छटपटाहट और हमारी बातचीत। गिटार किसी ने लाई है? समीर ने पूछा। हाँ, मैं लाया हूं। एक लड़के ने अपने टेंट से गिटार निकाली। गाने शुरू हो गए। माहौल थोड़ा सामान्य लगने लगा। रात के 9 बज गए थे। तभी अचानक आदित्य उठा। मैं झील के कुछ फोटो लेना चाहता हूं, नाइट फोटोग्राफी। अभी? इतने अंधेरे में? निशा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स बहुत अच्छे आते हैं। ट्राइपॉड लगाकर? आदित्य ने अपना कैमरा उठाया। मैं भी आता हूं, मैंने कहा। मुझे भी थोड़ी उत्सुकता थी। हम दोनों झील की तरफ चल पड़े। टॉर्च जलाई हुई थी। कैंप फायर से थोड़ी दूर जाते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा था। झील का पानी बिल्कुल काला दिख रहा था। आदित्य ने किनारे पर ट्राइपॉड लगाया और कैमरा सेट किया। 30 सेकंड का एक्सपोजर दे रहा हूं, उसने बताया। शटर खुला। हम दोनों शांत खड़े थे और तभी मैंने उसे सुना। एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई गा रहा हो। तुमने सुना? मैंने आदित्य से पूछा। क्या? वो आवाज। हम दोनों चुप हो गए, ध्यान से सुनने लगे। फिर से बहुत हल्की सी एक स्त्री की आवाज। गाना नहीं, बल्कि ह्यूमिंग, कोई धुन। हाँ, कुछ आवाज आ रही है, आदित्य ने माना। कहां से आ रही है? हमने चारों तरफ देखा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। शायद कैंप से कोई गाना गा रहा होगा। आदित्य ने कंधे उचकाए, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। आवाज कैंप की तरफ से नहीं आ रही थी, वह झील की तरफ से आ रही थी। चलो वापस चलते हैं, मैंने कहा। मुझे असहज महसूस हो रहा था। अरे, अभी तो मैंने एक ही फोटो ली है, बाद में ले लेना, चल अभी। मेरी आवाज में कुछ ऐसा था कि आदित्य भी समझ गया। उसने जल्दी से कैमरा समेटा और हम वापस कैंप की तरफ चल पड़े। कैंप में वापस आकर मुझे राहत मिली। आग की रोशनी, दोस्तों की आवाजें, सब सामान्य लग रहा था। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस? रोहन ने पूछा। कुछ नहीं, बहुत अंधेरा है, मैंने टाल दिया। रात के 11 बज गए। विक्रम ने कहा, चलो सब लोग अब सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है, ट्रैकिंग पर जाना है। एक एक करके सब अपने अपने टेंट में चले गए। आग बुझा दी गई। हमारे टेंट में मैं, रोहन और आदित्य थे। यार, आज तो बहुत थकान है, रोहन अपनी स्लीपिंग बैग में घुसते हुए बोला। हाँ, मैंने भी अपनी बैग में जगह बनाई। आदित्य अपने कैमरे की फोटोज देख रहा था। कैसी आई फोटोज? मैंने पूछा। वो चुप रहा। आदित्य, ये देखो इसे। उसने कैमरा मेरी तरफ किया। मैंने स्क्रीन देखी। झील की फोटो थी, लॉन्ग एक्सपोजर, लेकिन फोटो में कुछ था। झील के बीच में, पानी के ऊपर, एक धुंधली सी आकृति। ये क्या है? मेरे मुंह से निकला। पता नहीं, शायद फोग हो, आदित्य ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। वह फोग नहीं था, वह किसी इंसान जैसा दिख रहा था। डिलीट कर दे इसे, मैंने कहा। क्यों? बस कर दे, आदित्य ने सोचा, फिर डिलीट कर दिया। हम तीनों अपनी स्लीपिंग बैग्स में लेट गए। टॉर्च बुझा दी। टेंट के बाहर पूरी तरह अंधेरा और सन्नाटा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में वह फोटो घूम रही थी। और फिर मैंने फिर से सुना, वही आवाज, बहुत धीमी सी ह्यूमिंग। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। रोहन, आदित्य, मैंने फुसफुसाया। रोहन सो चुका था, हल्की सी खर्राटे ले रहा था। आदित्य ने करवट ली। क्या हुआ? वो आवाज फिर से आ रही है। हम दोनों शांत होकर सुनने लगे। हाँ, वह थी, बिल्कुल साफ, एक स्त्री की आवाज। कोई अजीब सी धुन गुनगुना रही थी। कहां से आ रही है? आदित्य फुसफुसाया। मैंने टेंट का जिपर थोड़ा खोला और बाहर झांका। सारे टेंट शांत थे। कोई जागा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन आवाज आ रही थी और वह झील की तरफ से आ रही थी। मुझे लग रहा है हमें देखना चाहिए, आदित्य ने कहा। पागल हो गए हो? रात के 12 बज रहे हैं। तो क्या करें? सुनते रहें? मैं दुविधा में था, लेकिन उत्सुकता मुझे खा रही थी। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस टेंट से बाहर देखेंगे। हम दोनों धीरे से टेंट से बाहर निकले। टॉर्च हाथ में थी, लेकिन जलाई नहीं। चांदनी रात थी। आधा चांद निकला हुआ था। उसकी रोशनी में झील दिख रही थी। और तभी हमने देखा, झील के बीच में कुछ था, एक आकृति, पानी के ऊपर। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो क्या है? आदित्य की आवाज कांप रही थी। हम दोनों जमे हुए खड़े थे। आकृति हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे नाच रही हो। और वह आवाज, वह उसी से आ रही थी।
हमें विक्रम को बताना चाहिए, मैंने कहा। हम झटके से वापस मुड़े, विक्रम के टेंट की तरफ भागे। विक्रम, विक्रम, मैंने टेंट के बाहर से फुसफुसाते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने जिपर खोला। अंदर विक्रम और दो अन्य लड़के सो रहे थे। विक्रम, मैंने उसे हिलाया। क्या हुआ? उसने नींद में कहा। बाहर झील में कोई है क्या? अब वह जाग गया। हम सब बाहर आए। करण भी जाग गया था। कहाँ? विक्रम ने पूछा। हमने झील की तरफ इशारा किया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। झील बिल्कुल खाली थी, शांत, स्थिर। वहां अभी कुछ था। हमने देखा, आदित्य ने जोर देकर कहा। विक्रम ने झील को ध्यान से देखा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सच में था, मैंने कहा। शायद तुम दोनों ने सपना देखा या कोई जानवर रहा होगा, करण बोला। पानी के ऊपर जानवर? मैंने पूछा। तो क्या था फिर? भूत? करण हंसा, लेकिन उसकी हंसी में भी थोड़ा डर था। चलो अब सो जाओ, सुबह देखेंगे, विक्रम ने कहा। हम अपने टेंट में वापस आ गए, लेकिन अब नींद कहाँ। मैं और आदित्य जागे हुए लेटे रहे। टेंट की छत घूरते रहे। बाहर अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कुछ गड़बड़ था, कुछ बहुत गड़बड़। सुबह की धूप टेंट में आई तो मेरी आंख खुली। रात भर मैं ढंग से सोया नहीं था। जब भी आंख लगती, वही दृश्य दिमाग में आ जाता। झील के बीच में वो आकृति। आदित्य भी जाग चुका था, अपने फोन को देख रहा था। कोई सिग्नल? मैंने पूछा, हालांकि जवाब पता था। बिल्कुल नहीं, 0 बार। उसने फोन रख दिया। यार, रात वाली बात। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि कुछ था? मैं उठकर बैठ गया। तुमने भी तो देखा? हाँ, लेकिन शायद हमें कोई भ्रम हुआ हो। चांदनी रात थी, पानी पर रोशनी का रिफ्लेक्शन, और वो आवाज। आदित्य चुप रह गया। रोहन अंगड़ाई लेते हुए उठा। यार, तुम दोनों रात को कहाँ गए थे? कुछ नहीं, बाहर देखने गए थे, मैंने टाल दिया। अभी सबको बताने का मन नहीं था। हम टेंट से बाहर निकले। बाकी लोग भी जाग रहे थे। सुबह का नजारा खूबसूरत था। धूप पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। झील बिल्कुल शांत और साफ दिख रही थी। रात की सारी डरावनी बातें अब बेमानी लग रही थी। गुड मॉर्निंग, प्रिया चाय बनाती हुई बोली। चाय पियोगे? हाँ प्लीज। मैं उसके पास गया। विक्रम नहा कर आया। यार, झील का पानी बर्फ जैसा ठंडा है। तुमने झील में नहाया? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, बहुत रिफ्रेशिंग था। मैंने झील की तरफ देखा। दिन की रोशनी में वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। शायद सच में रात को हमें कोई भ्रम हुआ था। चाय पीते हुए विक्रम ने प्लान बताया। आज हम सुबह ट्रैकिंग पर जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है। वहां से पूरी घाटी का नजारा दिखता है। शाम तक वापस आ जाएंगे। सब चलेंगे? निशा ने पूछा। हाँ, पूरा ग्रुप। यहाँ अकेला कोई नहीं रुकेगा, विक्रम बोला। हमने जल्दी से नाश्ता किया। ब्रेड, बटर, जाम और चाय। फिर सब तैयार होने लगे। बैकपैक हल्का रखो, सिर्फ पानी, कुछ स्नैक्स और फर्स्ट एड, विक्रम ने निर्देश दिया। सुबह 9 बजे हम सब ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। करीब 30 स्टूडेंट्स की लंबी कतार जंगल में जा रही थी। शुरुआत में रास्ता आसान था, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो गई। यार, कितनी चढ़ाई है, किसी ने पीछे से शिकायत की। बस थोड़ा और, फिटनेस बनाओ, करण हंसा। वो तो बिना थके चला जा रहा था। मैं बीच में चल रहा था। आदित्य लगातार फोटो खींच रहा था। करीब 1 घंटे बाद हम एक चट्टानी इलाके में पहुंचे। यहां से झील दिख रही थी, नीचे हमारा कैंप भी। वाह, क्या नजारा है, प्रिया ने कहा। सच में नजारा शानदार था। हरे भरे जंगल, बीच में नीली झील और चारों तरफ पहाड़। हम सब वहां रुक गए, पानी पिया, फोटो खींची। मैं एक चट्टान पर बैठा था, नीचे झील को देख रहा था। तभी अंकिता मेरे पास आई। माइंड इफ आई सीट? उसने पूछा। नहीं, बैठो। वो बैठ गई। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये जगह अजीब है ना? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? इतनी खूबसूरत है, फिर भी कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कुछ गलत हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें भी ऐसा लगा? हाँ, जब से आए हैं, बस एक अजीब सी फीलिंग है। मैं कुछ कहने वाला था कि विक्रम ने आवाज लगाई। चलो लोग, आगे चलते हैं। हम उठ खड़े हुए। अगला घंटा और चढ़ाई में बीता। रास्ता अब मुश्किल हो गया था। कुछ जगह तो इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि हाथों का सहारा लेना पड़ रहा था। ध्यान से, पत्थर फिसलन भरे हैं, विक्रम चिल्लाया। आखिरकार हम चोटी पर पहुंचे। सब थक गए थे, पसीने से लथपथ।
लेकिन ऊपर से नजारा वाकई लाजवाब था। 360 डिग्री व्यू, हर तरफ पहाड़ और जंगल, बादल इतने नीचे थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ तो छू लेंगे। यार यह तो स्वर्ग है, समीर बोला। हम सब ने खूब फोटो खींची, वीडियो बनाए, करीब 1 घंटा वहां बिताया। लंच टाइम हो गया था। विक्रम ने खाने के डब्बे खोले, सैंडविच, चिप्स, फ्रूट्स। खाना खाते हुए माहौल बहुत अच्छा था। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी राज ने कुछ देखा। यार वो क्या है? उसने एक तरफ इशारा किया। थोड़ी दूर चट्टानों के बीच कुछ था। हम पास गए। वो एक पुरानी झोपड़ी थी, बल्कि झोपड़ी के अवशेष, टूटी हुई दीवारें, छत गायब, सब कुछ जर्जर। यहां कोई रहता था? निशा ने हैरानी से पूछा। शायद कोई चरवाहा या फिर कोई साधु, विक्रम ने अनुमान लगाया। हम झोपड़ी के अंदर गए। वहां कुछ खास नहीं था। टूटे बर्तन, कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े। लेकिन फिर आदित्य ने कुछ देखा। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। हम पास गए। लिखावट बहुत पुरानी थी, धुंधली हो चुकी थी। यह क्या लिखा है? प्रिया ने पूछा। मैंने ध्यान से देखा। कुछ हिंदी में था, कुछ मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन एक लाइन साफ दिख रही थी। झील में मत जाना, वो बुलाती है। सबको सन्नाटा छा गया। क्या बकवास है? करण ने हंसने की कोशिश की। किसी ने मजाक में लिखा होगा। बहुत पुराना लग रहा है, आदित्य ने दीवार को छूते हुए कहा। चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, निशा ने कहा। हम सब बाहर आ गए, लेकिन मूड बदल गया था। वो लाइन सबके दिमाग में घूम रही थी। वो बुलाती है। कौन बुलाती है? चलो नीचे चलते हैं, देर हो रही है, विक्रम ने कहा। वापसी की यात्रा शुरू हुई। उतरना चढ़ने से आसान था, लेकिन ज्यादा खतरनाक भी। एक गलत कदम और फिसल सकते थे। धीरे धीरे, आराम से, विक्रम बार बार चेतावनी दे रहा था। वापस आते समय हम एक अलग रास्ते से आए। ये रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन कम खड़ा। रास्ते में हम एक छोटी सी स्ट्रीम के पास से गुजरे। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। ब्रेक लेते हैं, विक्रम ने कहा। सब रुक गए, पानी में हाथ मुंह धोने लगे। कुछ लोगों ने बोतलें भी भरी। मैं किनारे पर बैठा था। तभी मुझे कुछ दिखा। स्ट्रीम के दूसरी तरफ, झाड़ियों में, जैसे कोई खड़ा हो। मैं उठकर खड़ा हो गया, ध्यान से देखने लगा। हाँ, वहां कोई था, एक आकृति। अरे वहां कोई है, मैंने जोर से कहा। सब चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। कहां? विक्रम आया। मैंने इशारा किया, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। यार मैंने साफ देखा, कोई वहां खड़ा था। इंसान? मुझे लगा। हाँ, विक्रम ने आवाज लगाई। हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं। शायद कोई लोकल होगा या ट्रैकर, विक्रम बोला। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। वो आकृति अजीब लग रही थी, बहुत स्थिर, बिल्कुल हिली भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, विक्रम ने कहा। हम फिर चलने लगे, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही थी। पहले रात को झील में वो चीज, फिर झोपड़ी में वो लिखावट, अब ये। शाम के करीब 5 बजे हम कैंप पर वापस पहुंचे। सब थके हुए थे। यार मुझे तो पूरा बदन दर्द कर रहा है, रोहन का रहा। चाय बनाओ कोई, किसी ने चिल्लाया। लड़कियां चाय बनाने लगी। हम लोग अपने अपने टेंट्स में आराम करने चले गए। मैं अपनी स्लीपिंग बैग पर लेट गया। थकान तो थी, लेकिन दिमाग शांत नहीं था। रोहन सो गया। आदित्य बाहर था, अपने कैमरे की मेमोरी कार्ड चेक कर रहा था। करीब आधा घंटा बाद मैं भी बाहर आया। चाय तैयार थी। सब लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, चाय पी रहे थे। यार आज का दिन तो शानदार रहा, समीर बोला। हाँ, बस वो झोपड़ी वाली बात थोड़ी अजीब थी, प्रिया ने कहा। क्या बकवास थी? वो बुलाती है, करण ने नकल उतारी। डरावनी फिल्मों का ज्यादा असर हो गया किसी को। कुछ लोग हंसे, लेकिन अंकिता चुप थी। वो झील को घूर रही थी। अंकिता, तुम ठीक हो? मैंने पूछा। वो चौंकी। हाँ हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो परेशान थी। शाम होने लगी। आसमान में लालिमा छा गई। नजारा खूबसूरत था। आज रात पार्टी करेंगे, विक्रम ने ऐलान किया। म्यूजिक, डांस, खूब मस्ती। सब खुश हो गए। खाना बनाने की तैयारी शुरू हुई। आज मेन्यू था राजमा, चावल और सलाद। मैं और कुछ लड़के लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गए। ज्यादा दूर मत जाना, अंधेरा हो रहा है, विक्रम ने चिताया। हम पास के जंगल में गए, सूखी लकड़ियां ढूंढने लगे। राज मेरे साथ था। यार आर्यन, तुम्हें नहीं लगता ये जगह थोड़ी वियर्ड है? उसने धीरे से पूछा। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, जैसे हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चौंका। तुम्हें भी? हाँ, कल रात मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसी आवाज? बहुत धीमी, दूर से। पहले लगा सपना है, लेकिन मैं जाग रहा था। तुमने किसी को बताया? नहीं, लोग पागल समझेंगे। हम लकड़ियां इकट्ठी करके वापस लौटे, लेकिन अब मेरा डर कंफर्म हो गया था। सिर्फ मैं और आदित्य नहीं, और लोगों ने भी कुछ महसूस किया था। रात के 8 बज गए थे। बोनफायर जल चुका था। खाना तैयार था। सबने खाना खाया। मूड अच्छा था। विक्रम ने अपने फोन से स्पीकर लगाया और गाने चलाने लगा। अरे गाने कहाँ से? सिग्नल तो नहीं है? किसी ने पूछा। डाउनलोडेड हैं यार, पहले से सोच के रखा था। विक्रम ने विंक किया। गाने बजने लगे। कुछ लोग डांस करने लगे। माहौल एकदम पार्टी मोड में आ गया। मैं किनारे पर बैठा था, सबको देख रहा था। मन नहीं लग रहा था। डांस नहीं करोगे? प्रिया ने आकर पूछा। उसके गाल लाल थे, शायद आग की गर्मी से या डांस से। नहीं यार, मूड नहीं है। क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, बस ऐसे ही। वो मेरे बगल में बैठ गई। ये जगह थोड़ी अजीब है ना? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी लगा? हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे हमें वॉच किया जा रहा हो। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। कब से महसूस हो रहा है? जब से आए हैं, लेकिन आज आज ज्यादा। जैसे। तभी अचानक म्यूजिक बंद हो गया। अरे क्या हुआ? समीर ने पूछा। विक्रम ने फोन चेक किया। बैटरी डेड हो गई। चार्ज कर लो। पावर बैंक भी खत्म हो गया। विक्रम ने परेशान होकर कहा। कोई बात नहीं, गिटार है ना? किसी ने कहा। गिटार निकाली गई। लाइव म्यूजिक शुरू हुआ। लेकिन अब पार्टी का मूड थोड़ा कम हो गया था। लोग थक भी गए थे। रात के 10 बज गए। यार मैं तो सोने जा रहा हूं, बहुत थकान है, करण उठते हुए बोला। धीरे धीरे सब अपने अपने टेंट्स में जाने लगे। विक्रम ने कहा, आग जलती रहने दो, कोई भी जागे तो देख लेना। रात के 11 बज गए थे। मैं, रोहन और आदित्य अपने टेंट में थे। यार कल की रात, रोहन ने अचानक कहा। क्या? मैंने पूछा। तुम लोग कहाँ गए थे? सच बताओ। मैंने आदित्य की तरफ देखा, फिर रोहन को सब कुछ बताया। आवाज, झील में वो आकृति, सब कुछ। रोहन सुनता रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे भी कुछ सुनाई दिया था, इसीलिए पूछ रहा हूं। क्या सुना? बस कुछ आवाजें, पानी की और किसी के बोलने की, बहुत धीमी। हम तीनों चुप हो गए। तो अब क्या करें? आदित्य ने पूछा। सुबह विक्रम से बात करेंगे, शायद हम जल्दी वापस चले जाएं। मैंने कहा। हाँ, मुझे भी यहां अच्छा नहीं लग रहा, रोहन बोला। हम सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। मैं लेटा हुआ था, बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। जंगल बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। फिर वही, वो आवाज फिर से शुरू हो गई। बहुत धीमी सी हुमिंग। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सुन रहे हो? मैंने फुसफुसाया। हाँ। आदित्य और रोहन दोनों ने एक साथ कहा। हम तीनों उठकर बैठ गए। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। यह गाना है कोई? रोहन ने कहा। हाँ, ये कोई धुन थी, लेकिन कोई ऐसी धुन जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अजीब, परेशान करने वाली। झील से आ रही है, आदित्य ने कहा। मैंने हिम्मत करके टेंट का जिपर थोड़ा खोला और बाहर झांका। चांदनी रात थी, सब कुछ साफ दिख रहा था। और फिर मैंने देखा, सिर्फ हमारे टेंट से नहीं, बाकी टेंट से भी लोग बाहर निकल रहे थे। सबने सुना था। विक्रम अपने टेंट से बाहर आया। प्रिया, निशा, अंकिता, सब। करीब 15 से 20 लोग बाहर आ गए थे। सबने सुना? विक्रम ने पूछा। सबने हाँ में सिर हिलाया। आवाज अब और साफ थी। कोई गा रहा था, झील से। हम सब झील की तरफ देखने लगे, और तभी हमने उसे देखा। झील के बीच में एक आकृति थी। एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े में, पानी पर खड़ी थी और वो गा रही थी। सबकी सांसें रुक गईं। यह क्या है? निशा की आवाज कांप रही थी। आकृति धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे नाच रही हो। कोई झील में है, हमें बचाना होगा। विक्रम दौड़ने लगा। रुको, मैंने उसे पकड़ा। वो पानी पर खड़ी है। विक्रम रुका। उसने ध्यान से देखा। हाँ, वो पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर थी। यह मुमकिन नहीं है, विक्रम फुसफुसाया। आकृति अब हमारी तरफ घूमी। चांदनी में हमें उसका चेहरा दिखा, और जो हमने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था। आंखें बहुत बड़ी, बिल्कुल काली। मुंह असामान्य रूप से चौड़ा।
और वो मुस्कुरा रही थी। एक चीख निकली किसी की, फिर सब भागने लगे। टेंट में, सब अपने टेंट में, विक्रम चिल्लाया। हम सब दौड़कर अपने टेंट्स में घुसे, जिपर जल्दी से बंद किए। मैं, रोहन और आदित्य तीनों एक कोने में सिमट कर बैठ गए। वो क्या थी? रोहन थर थर कांप रहा था। पता नहीं। मेरी भी आवाज कांप रही थी। बाहर से आवाज आ रही थी, वही गाना, लेकिन अब और तेज। और फिर कदमों की आवाज, किनारे पर, पानी से बाहर आते हुए, छप छप छप, गीले कदमों की आवाज। वो बाहर आ गई, आदित्य फुसफुसाया। हम तीनों ने सांसें रोक ली। कदमों की आवाज पास आ रही थी, छप छप छप, अब टेंट्स के बीच, छप छप छप, और फिर हमारे टेंट के पास रुक गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा बाहर सुनाई देगा। टेंट के बाहर कुछ था, हम उसकी परछाई देख सकते थे, लंबी विकृत परछाई। फिर एक आवाज, आओ, बहुत धीमी लेकिन साफ, पानी में आओ, मेरे साथ खेलो। ये आवाज मीठी थी लेकिन साथ ही भयानक भी, जैसे शहद में जहर मिला हो। कोई जवाब मत दो, बिल्कुल शांत रहो, मैंने फुसफुसाया। परछाई वहीं खड़ी रही। फिर वो दूसरे टेंट की तरफ बढ़ी। आओ आओ, पानी में। वो हर टेंट के पास जाकर यही कह रही थी। करीब 10 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर कदमों की आवाज दूर जाने लगी, छप छप छप, वापस पानी की तरफ, और फिर सन्नाटा। हम तीनों वैसे ही जमे रहे, हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं कितनी देर बीती। फिर बाहर से विक्रम की आवाज आई, सब ठीक हो? एक एक करके टेंट से जवाब आने लगे। हाँ, हम ठीक हैं। वो गई? किसी ने पूछा। हाँ, वापस पानी में चली गई, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। हमें यहां से जाना होगा, निशा की रोने जैसी आवाज आई। हाँ, सुबह होते ही, अभी अंधेरे में नहीं जा सकते, विक्रम बोला। लेकिन अगर वो फिर से आई तो? प्रिया ने पूछा। सब अपने टेंट में रहो, बाहर बिल्कुल मत निकलो, किसी भी आवाज का जवाब मत दो, सुबह तक बस होल्ड करो। ये रात सबसे लंबी रात थी मेरे जीवन की। हम तीनों जागे रहे, टेंट के कोने में सिमटे हुए। बाहर से कभी कभार फिर से आवाज आती थी, आओ, मेरे साथ खेलो। लेकिन अब वो पास नहीं आई, दूर से ही, झील से ही बुलाती रही। और हम बस इंतजार करते रहे, सुबह होने का इंतजार। सुबह की पहली किरण जब टेंट में आई तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। हम तीनों रात भर जागे थे, आंखें लाल, शरीर थका हुआ, लेकिन जान में जान आई थी। सुबह हो गई, रोहन ने राहत की सांस ली। मैंने टेंट का जिपर थोड़ा खोला और बाहर झांका। सुबह का नजारा बिल्कुल सामान्य था। धूप निकल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, झील शांत और खूबसूरत दिख रही थी। रात की घटना जैसे कोई बुरा सपना हो। बाहर सब ठीक लग रहा है, मैंने कहा। हम तीनों बाहर निकले। बाकी टेंट से भी लोग निकल रहे थे, सबके चेहरे पीले, आंखों में डर। विक्रम अपने टेंट से बाहर आया। वो बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा था, वो आत्मविश्वास गायब था। सब ठीक है? उसने पूछा। सबने हाँ में सिर हिलाया। हम तुरंत यहां से निकल रहे हैं, अभी, इसी वक्त, विक्रम ने ऐलान किया। लेकिन सामान? किसी ने पूछा। सिर्फ जरूरी चीजें लो, बाकी छोड़ दो, हमें बस यहां से निकलना है। कोई बहस नहीं की, सब जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे। मैं अपना बैकपैक भर रहा था, तभी प्रिया आई। आर्यन, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? अंकिता, वो गायब है। मेरे हाथ रुक गए। क्या मतलब? उसका टेंट खाली है, वो नहीं है वहां। हम दौड़कर अंकिता के टेंट पर गए। विक्रम भी पीछे पीछे आया। टेंट खुला था, अंदर अंकिता की स्लीपिंग बैग थी, उसका बैकपैक, लेकिन वो नहीं थी। कब से गायब है? विक्रम ने पूछा। पता नहीं, निशा ने कहा कि रात को वो साथ थी, लेकिन सुबह उठी तो वो नहीं थी, प्रिया ने बताया। शायद वो बाथरूम गई हो, किसी ने कहा। हमने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अंकिता, अंकिता, हम सब चिल्लाने लगे। कोई जवाब नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन कहां? मैंने पूछा। तभी राज ने कुछ देखा। यहां देखो, निशान हैं। हम पास गए। टेंट से झील की तरफ गीले पैरों के निशान थे, और वो बहुत छोटे थे, किसी लड़की के। मेरा खून ठंडा हो गया। नहीं, प्रिया ने हाथ मुंह पर रख लिया। हम सब झील की तरफ दौड़े।
किनारे पर पहुंचकर हमने झील को देखा। पानी बिल्कुल शांत था। अंकिता, विक्रम ने जोर से चिल्लाया। कुछ नहीं, हमें हमें पुलिस को बताना होगा। निशा रोने लगी। यहां सिग्नल नहीं है, हम कैसे बताएंगे? करण चिल्लाया। तो हम क्या करें? बस यहां खड़े रहें। प्रिया भी चिल्लाई। शांत हो जाओ सब, विक्रम ने हाथ उठाया। हम 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप यहां अंकिता को ढूंढेगा, दूसरा ग्रुप वापस सड़क पर जाकर हेल्प लेकर आएगा। मैं वापस जा रहा हूं, करण ने तुरंत कहा। मैं भी, समीर और कुछ अन्य लड़के भी बोले। आखिरकार तय हुआ, 14 लोग वापस सड़क की तरफ जाएंगे, 15 यहां रुककर अंकिता को ढूंढेंगे। मैंने रुकने का फैसला किया, रोहन और आदित्य भी। तुम पागल हो? रोहन ने मुझे अलग ले जाकर कहा। यहां कुछ गड़बड़ है, हमें निकलना चाहिए। एक लड़की गायब है रोहन, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो शायद, रोहन कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। मैं जानता था वो क्या कहना चाहता था, कि शायद अंकिता अब जिंदा ना हो। फिर भी मैं उसकी बॉडी के बिना नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। आखिरकार 14 लोग अपना सामान लेकर वापस सड़क की तरफ चल पड़े। उनमें करण, समीर, राज और बाकी लड़के लड़कियां थीं। शाम तक हेल्प लेकर आ जाएंगे, करण ने जाते हुए कहा। तब तक संभल के रहना। हम 15 लोग रह गए। मैं, रोहन, आदित्य, विक्रम, प्रिया, निशा और 9 अन्य स्टूडेंट्स। चलो सर्च शुरू करते हैं, विक्रम ने कहा। हमने 3 ग्रुप बनाए, हर ग्रुप एक अलग दिशा में जाएगा। मेरे ग्रुप में मैं, आदित्य और 2 लड़कियां, प्रिया और एक सेकंड ईयर की लड़की मीरा। हम झील के दूसरी तरफ देखेंगे, मैंने कहा। हम झील के किनारे किनारे चलने लगे। घना जंगल था, चलना मुश्किल था। अंकिता कहाँ हो? हम बार बार चिल्ला रहे थे। झील काफी बड़ी थी। किनारे किनारे चलते हुए हमें करीब आधा घंटा लग गया और फिर हमने कुछ देखा। झील के कोने में पानी में आधा डूबा हुआ एक पुराना स्ट्रक्चर था। वो क्या है? प्रिया ने पूछा। हम पास गए। वो एक पुरानी इमारत थी या उसके अवशेष, पत्थर की दीवारें जो अब टूट फूट चुकी थीं। ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा था। शायद बहुत पुराना लग रहा है। आदित्य फोटो खींच रहा था। मैं पास गया। पानी घुटनों तक था, बहुत ठंडा। दीवार पर कुछ नक्काशी थी, बहुत पुरानी, धुंधली। इसे देखो, मैंने प्रिया को बुलाया। हम दोनों ने ध्यान से देखा। नक्काशी में एक औरत की आकृति थी, लंबे बाल, और वो पानी में खड़ी थी। यह, प्रिया की सांस रुक गई। ये तो कल रात वाली, हाँ बिल्कुल वैसी ही। और नीचे कुछ लिखा था, बहुत पुरानी लिपि में। पढ़ सकते हो? मैंने पूछा। नहीं, ये तो संस्कृत लगती है, प्रिया ने कहा। आदित्य फोटो खींच रहा था। इसे दिखाएंगे किसी को, शायद कोई पढ़ सके। हम वापस किनारे पर आए। यहां कोई इमारत थी और शायद उस चीज से जुड़ी थी, मैंने कहा। मतलब वो असली है? कोई राक्षसी? मीरा डर गई। पता नहीं, लेकिन जो भी है, ये जगह उससे जुड़ी है। हम आगे बढ़े, अंकिता को ढूंढते रहे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। दोपहर हो गई। हम सब वापस कैंप पर इकट्ठे हुए। बाकी दोनों ग्रुप्स भी वापस आ गए थे। कुछ नहीं मिला किसी को। अब क्या करें? निशा ने पूछा। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। हम यहीं रुकेंगे, शाम तक हेल्प आ जानी चाहिए, विक्रम ने कहा। लेकिन रात हो गई तो? किसी ने पूछा। कोई जवाब नहीं था। हमने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। दोपहर बीतने लगी। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई हेल्प नहीं आई। उन्हें तो आ जाना चाहिए था, रोहन परेशान हो रहा था। शायद रास्ते में कोई दिक्कत आ गई, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। शाम के 5 बज गए, तभी हमें आवाज आई, हेल्प, कोई है? हम सब चौंक गए। वो करण की आवाज है, किसी ने कहा। हम सब उस तरफ दौड़े जहां से आवाज आई थी, और फिर हमने देखा करण और समीर वापस आ रहे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए, खून लगा हुआ, चेहरे पर खरोंच। क्या हुआ? विक्रम दौड़ कर गया। करण हाँफ रहा था। रास्ता बंद है। क्या मतलब? हर तरफ से पेड़ गिरे हुए हैं। हम निकल नहीं सकते। हम सबको झटका लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। पता नहीं, लेकिन जितने भी रास्ते हैं सब बंद हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो, समीर बोला। बाकी लोग कहाँ हैं? प्रिया ने पूछा।
वो अलग अलग रास्ते ट्राई कर रहे हैं। हम वापस आ गए तुम्हें बताने। तो तो हम फंस गए हैं। निशा की आवाज में दहशत थी। कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी। एक एक करके बाकी लोग भी वापस आने लगे। सबकी कहानी एक ही थी। हर रास्ता बंद था। हम हम क्या करेंगे? एक लड़की रोने लगी। शांत रहो। हम हम कोई रास्ता निकालेंगे, विक्रम ने कहा, लेकिन वो खुद डरा हुआ था। रात होने लगी। आज रात हमें बहुत सावधान रहना होगा, मैंने कहा। सबको एक साथ रहना होगा। किसी ने भी अकेले टेंट में नहीं सोना है। हाँ, हम सब एक बड़ा टेंट बनाएंगे, सब एक साथ रहेंगे, विक्रम ने कहा। हमने 3-4 टेंट्स को जोड़कर एक बड़ा स्पेस बनाया। सभी 30 स्टूडेंट्स एक साथ। आग जलाई, खाना बनाया, हालांकि किसी को खाने का मन नहीं था। रात के 8 बज गए। हमें पहरे पर बैठना होगा, मैंने कहा। हर घंटे बदल बदल कर 3-3 लोग। सब मान गए। पहली शिफ्ट में मैं, विक्रम और करण थे। बाकी लोग टेंट के अंदर थे, सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सो नहीं पा रहा था। हम तीनों आग के पास बैठे थे, चारों तरफ नजर रखे हुए। यार, ये सब क्या हो रहा है? करण ने कहा। मैं मैं नहीं मानता भूत प्रेत में, लेकिन यह असल है, विक्रम ने कहा। हम सब ने देखा है। लेकिन क्यों? वो क्या चाहती है? मैंने पूछा। शायद शायद हम उसकी जगह में घुस गए हैं। ये झील उसकी है, विक्रम बोला। हम चुप हो गए। रात गहराती गई। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। सब कुछ शांत था। बहुत शांत। बहुत शांत है, करण ने फुसफुसाया। कोई आवाज ही नहीं। हाँ, जंगल में कोई आवाज नहीं थी। जानवरों की, पक्षियों की, कुछ नहीं। जैसे जैसे सब कुछ रुक गया हो। रात के 12 बजे और फिर वो शुरू हुआ। पानी की आवाज। छप छप छप। वो वो आ रही है। विक्रम खड़ा हो गया। हम तीनों तैयार हो गए। टेंट में से सब बाहर निकल आए और हमने देखा वो फिर से थी, पानी पर खड़ी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और आकृति थी, छोटी सी, लड़की की। अंकिता! प्रिया चिल्लाई। हाँ, वो अंकिता थी, सफेद कपड़ों में, गीली, उस चीज के साथ खड़ी। अंकिता, वापस आओ! विक्रम चिल्लाया, लेकिन अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वहीं खड़ी रही, स्थिर। और फिर उस औरत ने हाथ उठाया, हमारी तरफ इशारा किया। आओ। वही मीठी जहरीली आवाज। खेलो मेरे साथ, पानी में आओ। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा। हम नहीं आएंगे। आकृति रुकी। फिर उसने हंसना शुरू किया। एक भयानक हंसी, तेज, कर्कश, जो दिमाग में गूंज रही थी। सब लोग कानों पर हाथ रखकर बैठ गए। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब हमने देखा, वो गायब हो चुकी थी, अंकिता भी। नहीं, निशा रोने लगी। हम सब वापस टेंट में आए। कोई नहीं बोल रहा था। हमें हमें कुछ करना होगा, आदित्य ने कहा। क्या? क्या कर सकते हैं हम? कर्ण ने हताशा में पूछा। वो पुरानी इमारत, मंदिर जैसी, वहां कुछ लिखा था, मैंने कहा। अगर हम उसे पढ़ सकें तो शायद कुछ पता चले। लेकिन वो संस्कृत में था, प्रिया ने कहा। मेरे फोन में एक ऐप है, आदित्य बोला। ट्रांसलेशन ऐप, ऑफलाइन भी काम करती है। तो फोटो से ट्राई करो। आदित्य ने अपना फोन निकाला। वो फोटो खोली जो उसने मंदिर की दीवार की खींची थी। ऐप खोला, फोटो अपलोड की। हम सब घेर कर खड़े हो गए। ऐप ने प्रोसेस किया। फिर ट्रांसलेशन आई। जो जल की देवी को जगाएगा वो श्राप पाएगा। वो हर 100 वर्ष में एक बार जागती है, भूखी आत्माओं के लिए। जो उसका गीत सुने वो उसके पास खींचा जाएगा। जो उसके पानी में जाए वो कभी वापस नहीं आएगा। उसे शांत करने का एक ही तरीका है, अग्नि। पवित्र अग्नि से उसका निवास जलाना होगा। हम सब ने एक दूसरे को देखा। अग्नि, विक्रम ने दोहराया। मतलब हमें वो इमारत जलाना होगा? वो आधा पानी में है, कैसे जलेगा? किसी ने पूछा। जो हिस्सा बाहर है उसे जलाना होगा, मैंने कहा। लेकिन अगर ये काम न किया तो? निशा ने पूछा। तो हम सब मर जाएंगे, करण ने साफ साफ कहा। सन्नाटा छा गया। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, मैंने कहा। या तो हम कोशिश करें या यहां बैठकर एक एक करके उसका शिकार बने। मैं आर्यन के साथ हूं, आदित्य ने कहा। मैं भी, प्रिया ने कहा। धीरे धीरे सब मान गए। लेकिन सुबह होने का इंतजार करें, विक्रम ने कहा। अंधेरे में नहीं जा सकते। बाकी रात हम जागते रहे, कोई नहीं सोया। सुबह होते ही हमने तैयारी शुरू की। हमें पेट्रोल चाहिए,
या कोई ज्वलनशील चीज? मैंने कहा, बस में पेट्रोल है, लेकिन बस तो बहुत दूर है। किसी ने कहा, यहाँ किरोसिन है, खाना बनाने के लिए लाए थे। प्रिया ने बताया, वो काम करेगा। और सूखी लकड़ियां बहुत सारी। हमने सामान इकट्ठा किया, किरोसिन की 2 बोतलें, सूखी लकड़ियां, माचिस। कौन कौन जाएगा? विक्रम ने पूछा। मैं जाऊंगा, मैंने कहा। मैं भी, आदित्य और रोहन ने कहा। नहीं, ज्यादा लोग नहीं, 3-4 से ज्यादा नहीं, विक्रम बोला। मैं भी आ रहा हूं। आखिरकार तय हुआ, मैं, विक्रम, आदित्य और करण जाएंगे, बाकी सब कैंप पर रहेंगे। सुबह 8 बजे हम 4 लोग निकल पड़े। बैकपैक में किरोसिन, लकड़ियां और कुछ कपड़े जो जल्दी आग पकड़ लें। झील के किनारे किनारे चलते हुए हमें करीब 45 मिनट लगे उस जगह पहुंचने में जहां इमारत थी। दिन की रोशनी में वो और भी पुराना और डरावना लग रहा था। चलो काम शुरू करते हैं, विक्रम ने कहा। हम पानी में उतरे, घुटनों तक ठंडा पानी। इमारत के जो हिस्से पानी से ऊपर थे उन पर हमने लकड़ियां रखनी शुरू की, कपड़े लपेटे, फिर केरोसिन डाला। पूरी जगह तैयार करने में हमें आधा घंटा लग गया। तैयार हो? मैंने पूछा। सबने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम ने माचिस निकाली, हाथ कांप रहा था। एक साथ, उसने कहा। हम चारों ने अलग अलग जगह माचिस जलाई और फेंकी। आग भड़क उठी, लपटें तेजी से फैलने लगी। पीछे हटो, मैंने चिल्लाया। हम किनारे पर आ गए, दूर से देखने लगे। इमारत जल रही थी, काले धुएं का गुब्बार उठ रहा था। काम हो गया? करण ने पूछा। पता नहीं, देखते हैं। हम वहीं खड़े रहे, देखते रहे। और फिर कुछ होने लगा। पानी हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। लहरें बनने लगीं। यह क्या हो रहा है? आदित्य ने कहा। पानी अब बहुत तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। और फिर पानी के बीच से एक आवाज आई, एक चीख, इतनी तेज, इतनी भयानक कि हमने कान बंद कर ली। चलो भागो, विक्रम चिल्लाया। हम दौड़ने लगे, वापस कैंप की तरफ। पीछे से आवाज आ रही थी, चीखें, गर्जना, जैसे कुछ बहुत गुस्से में हो। हम रुके नहीं, दौड़ते रहे। कैंप पर पहुंचकर हम रुके, हाँफ रहे थे। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। हमने इमारत जला दी, मैंने हाँफते हुए कहा। और कुछ हुआ? पानी हिला, चीखें आईं, लेकिन हम भाग आए। मतलब काम हो गया? निशा ने आशा से पूछा। पता नहीं, शायद रात को पता चलेगा। दिन बीतने लगा, हम सब परेशान थे, डरे हुए। शाम होने लगी। आज रात अहम है, विक्रम ने कहा। अगर वो नहीं आई तो मतलब हम सफल हो गए, और अगर आई तो फिर प्लान बी सोचेंगे। लेकिन कोई प्लान बी नहीं था। रात आई, हम सब फिर से एक साथ इकट्ठे हुए। आग जलाई, पहरे पर बैठे। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सब कुछ शांत था। शायद सच में काम हो गया, किसी ने धीरे से कहा। 11 बजे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लोगों में आशा जगने लगी। 12 बजे, और फिर वो आई, लेकिन इस बार वो अलग थी। पानी से निकलकर वो किनारे पर आई। वो चीज अब बहुत गुस्से में लगी। उसकी आंखें जल रही थी, लाल, और वो सीधे हमारी तरफ बढ़ने लगी। भागो, सब भागो, विक्रम चिल्लाया। कहां भागें? रास्ते बंद हैं, करण चिल्लाया। हम सब इधर उधर दौड़ने लगे। वो चीज तेजी से आ रही थी। मैं, आदित्य और प्रिया एक तरफ भागे, जंगल में घुस गए। पीछे से चीखें आ रही थीं। हम दौड़ते रहे, अंधेरे में, बिना सोचे। पता नहीं कितनी देर भागे, फिर हम रुके। कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाकी लोग कहाँ हैं? प्रिया ने पूछा। पता नहीं, सब बिखर गए। हम तीनों जंगल में खड़े थे, चारों तरफ अंधेरा। अब क्या करें? आदित्य ने पूछा। सुबह तक यहीं छुपे रहते हैं, फिर देखेंगे। हम एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए, सांस भी धीरे ले रहे थे। घंटों बीत गए, फिर आवाज आई। आर्यन, आदित्य, प्रिया, विक्रम की आवाज। यहां हैं हम। मैं खड़ा हो गया। टॉर्च की रोशनी दिखी। विक्रम, रोहन, करण और कुछ अन्य स्टूडेंट्स आ रहे थे। तुम लोग ठीक हो? विक्रम ने पूछा। हाँ, बाकी सब बिखर गए हैं। मैं 10 लोगों को ढूंढ पाया हूं। मतलब 20 बाकी हैं। हाँ, हम सब एक साथ हो गए। वो चली गई? निशा ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अभी नजर नहीं आ रही। हमारा प्लान काम नहीं किया, मैंने कहा। शायद सिर्फ इमारत जलाना काफी नहीं था, आदित्य बोला। तो और क्या चाहिए? पता नहीं, लेकिन
कुछ और चाहिए। हम सब सोचने लगे। तभी मुझे याद आया, उस झोपड़ी में जो लिखा था वो बुलाती है। शायद वहां और कुछ लिखा हो, लेकिन वो तो पहाड़ी पर है और अभी रात है। और कोई विकल्प है? सब चुप हो गए। चलो, सुबह होते ही हम वहां जाएंगे, विक्रम ने कहा। हम वहीं जंगल में रात बिताने के लिए रुके। सुबह हुई। हम 10 लोग, बाकी सब अभी भी गायब थे। पहाड़ी पर चलते हैं, उस झोपड़ी में, मैंने कहा। हम चलने लगे। रास्ता मुश्किल था, लेकिन कल हम आ चुके थे तो थोड़ा आसान था। करीब 2 घंटे बाद हम झोपड़ी पर पहुंचे। अंदर गए। दीवार पर वो लाइन अभी भी थी। और कुछ है यहाँ? विक्रम ने पूछा। हम खोजने लगे। टूटे बर्तन, पुराने कपड़े और फिर एक पुरानी डायरी। ये देखो, आदित्य ने उठाई। डायरी बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। हमने खोली। हिंदी में लिखा था, हस्तलेखन बहुत पुराना, पढ़ना मुश्किल था, लेकिन हमने कोशिश की। 15 अगस्त 1920। मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं इस झील के पास एक गांव में रहता था। हमारे गांव में 200 लोग थे। एक दिन झील में से एक औरत निकली, बहुत खूबसूरत। उसने गाना शुरू किया। पहले एक आदमी गया उसके पास, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब वापस नहीं आए। धीरे धीरे पूरा गांव खत्म हो गया। सिर्फ मैं बचा, क्योंकि मैं बहरा हूं। मैं उसका गाना नहीं सुन सकता। एक साधु आया। उसने बताया, ये जल की राक्षसी है, सदियों पुरानी। वो हर 100 साल में एक बार जागती है। उसे मारने का एक ही तरीका है, किसी को उसके पास जाकर उसे छूकर तुलसी का पानी उस पर डालना होगा। लेकिन जो ऐसा करेगा वो भी मर जाएगा। मैं बूढ़ा हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। मैं कोशिश करूंगा। अगर यह डायरी किसी को मिले तो जान लेना, झील में मत जाना। वो बुलाती है, और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यही डायरी खत्म हो गई थी। हम सब स्तब्ध थे। डायरी पढ़ने के बाद कुछ देर तक हम सब चुप रहे। हर कोई सोच रहा था। तुलसी का पानी, प्रिया ने धीरे से कहा। लेकिन यहां जंगल में तुलसी कहां मिलेगी? और सैक्रिफाइस? रोहन की आवाज कांप रही थी। मतलब किसी को तो मरना ही होगा। शायद कोई और रास्ता हो, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। मैंने डायरी फिर से उठाई। राम प्रसाद ने लिखा था कि वो कोशिश करेगा, लेकिन डायरी यहीं खत्म हो गई। मतलब वो सफल नहीं हुआ। आदित्य ने वाक्य पूरा किया। या फिर सफल हो गया लेकिन मर गया, और राक्षसी 100 साल बाद फिर जाग गई, मैंने कहा। 2020 में, करण ने गिना। 1920 से 100 साल बाद। हम सबको झटका लगा। हाँ, ये 2021 था। राक्षसी ठीक समय पर जागी थी। चलो पहले तुलसी ढूंढते हैं, विक्रम ने कहा। बाकी बाद में सोचेंगे। जंगल में तुलसी नहीं मिलेगी, निशा ने कहा। तुलसी तो घरों में, मंदिरों में होती है। यहाँ पास में कोई गांव होगा? मैंने पूछा। राम प्रसाद ने लिखा था कि उसका गांव था यहाँ, लेकिन अब? चलो खोजते हैं, शायद कुछ अवशेष हों, विक्रम ने कहा। हम झोपड़ी से बाहर निकले। चारों तरफ जंगल था। गांव झील के पास होना चाहिए, पानी के लिए, आदित्य ने सोचा। लेकिन हम तो झील के चारों तरफ घूम चुके हैं, कोई गांव नहीं दिखा। शायद जंगल ने सब निगल लिया हो। 100 साल बहुत लंबा समय है। हमने खोजना शुरू किया। पहाड़ी से नीचे उतरे, झील के पास पहुंचे। सावधानी से, झील से दूर रहो, मैंने चेताया। हम किनारे किनारे चलने लगे, ध्यान से हर चीज देखते हुए। करीब 1 घंटा खोजने के बाद रोहन ने कुछ देखा। यहां देखो, पत्थर व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। हम पास गए। हाँ, जंगल में झाड़ियों के बीच पत्थरों की एक लाइन थी। यह किसी इमारत की दीवार थी, विक्रम ने कहा। हमने आसपास खोजा और धीरे धीरे पुराने गांव के अवशेष मिलने लगे। टूटी दीवारें, पत्थर, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े। यहां सच में गांव था, प्रिया ने हैरानी से कहा। हम आगे बढ़े और फिर हमने कुछ देखा जो उम्मीद जगा गया। एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, छोटा सा, ज्यादातर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था, लेकिन मंदिर था। मंदिर में तुलसी होनी चाहिए, निशा ने उत्साह से कहा। हम मंदिर के अंदर गए। बहुत अंधेरा था। मकड़ी के जाले, गंदगी, टूटे पत्थर। बीच में एक मूर्ति थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। पता नहीं चलता था किस भगवान की थी। और उसके सामने हमारी उम्मीदें टूट गईं। वहां कुछ नहीं था, कोई पौधा नहीं, कोई तुलसी नहीं। 100 साल हो गए हैं, आदित्य ने कहा। कोई पौधा इतने समय तक नहीं रह सकता। हम सब निराश हो गए। अब क्या करें? रोहन ने पूछा। मैं सोचने लगा। तुलसी के बीज,
वे गिरे होंगे, शायद कहीं पास में कोई पौधा उग गया हो। इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढेंगे? करण ने कहा। ढूंढना ही होगा और कोई विकल्प नहीं। हमने मंदिर के चारों तरफ खोजना शुरू किया। हर झाड़ी, हर पौधे को देखा। 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं मिला। 2 घंटे बीत गए, सब थक गए थे, हताश हो रहे थे। और फिर प्रिया ने देखा, यहाँ देखो। हम सब दौड़े। मंदिर से थोड़ा दूर एक पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा, हरे पत्ते, खास खुशबू। तुलसी, निशा चिल्लाई। हाँ, वो तुलसी का पौधा था। छोटा लेकिन तुलसी जरूर था। भगवान का शुक्र है, विक्रम ने राहत की सांस ली। लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करें? मैंने पूछा। पानी चाहिए, तुलसी का पानी। पत्तियां तोड़ते हैं, पानी में मिलाते हैं, प्रिया ने कहा। हमने सावधानी से कुछ पत्तियां तोड़ी, पानी की बोतल में डाली, मसल दी। बस तुलसी का पानी तैयार है। आदित्य ने बोतल उठाई, लेकिन अब असली सवाल सामने था। कौन जाएगा उसके पास? रोहन ने पूछा। सब चुप हो गए। जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, करण ने धीरे से कहा। सन्नाटा छा गया। मैं जाऊंगा, अचानक विक्रम बोला। सबने उसकी तरफ देखा। यह सब मेरी गलती है। मैं तुम सबको यहां लाया, अंकिता और बाकी सब। उनकी मौत की जिम्मेदारी मेरी है। विक्रम की आवाज भारी थी। नहीं विक्रम, यह तुम्हारी गलती नहीं है। हम सब ने आने का फैसला किया था, प्रिया ने कहा। फिर भी मैं लीडर था, मेरी जिम्मेदारी है। हम किसी और तरीके के बारे में सोच सकते हैं, निशा ने रोते हुए कहा। कौन सा तरीका? हमारे पास समय नहीं है। आज रात फिर से वो आएगी और शायद इस बार हम में से कोई नहीं बचेगा। विक्रम ने साफ साफ कहा। वो सही था, हम सबको पता था। रुको, मैंने कहा। पहले हम बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं। 20 लोग अभी भी गायब हैं। शायद वे जिंदा हों, लेकिन कहाँ होंगे? आदित्य ने पूछा। जब हम भागे थे तब सब बिखर गए थे, शायद कहीं छुपे हों। ठीक है, हम खोजेंगे, लेकिन शाम होते ही हमें वो काम करना होगा, विक्रम ने कहा। हमने फैसला किया, 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढेगा, दूसरा कैंप पर रहेगा और तैयारी करेगा। मैं, आदित्य, रोहन और प्रिया खोजने निकले। बाकी 6 लोग कैंप पर रुके। हमें वहां जाना चाहिए जहां से हम भागे थे, मैंने कहा। हम कैंप साइट की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा, सब कुछ बिखरा पड़ा था। टेंट्स उखड़े हुए, सामान फैला हुआ। सब लोग, मैं चिल्लाया। कोई है? कोई जवाब नहीं। हम अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे। ज्यादा दूर मत जाना, नजरों में रहो, मैंने चिताया। मैं और प्रिया एक तरफ गए, जंगल में गहराई तक। तुम डरे हुए हो? प्रिया ने मुझसे पूछा। हाँ, बहुत, मैंने ईमानदारी से कहा। मैं भी, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज टूट गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम जाएंगे, बस आज की रात निकल जाए। हम आगे बढ़े और फिर हमने सुना, कोई रो रहा था। सुना? मैंने फुसफुसाया। प्रिया ने सिर हिलाया। हम उस आवाज की तरफ बढ़े। एक बड़े पेड़ के पीछे 2 लड़कियां छुपी बैठी थीं। दोनों डर से कांप रही थीं। अरे तुम लोग! मैं पास गया। वे दोनों चौंक गईं। फिर पहचाना, 2nd ईयर की लड़कियां थीं। आर्यन भैया, प्रिया दीदी, एक लड़की रोते हुए बोली। तुम लोग ठीक हो? प्रिया ने उन्हें गले लगाया। हाँ, हम कल रात से यहाँ छुपे हैं, बहुत डर लग रहा है। चलो, हमारे साथ चलो, बाकी लोग भी हैं। हम उन दोनों को लेकर वापस आए। रोहन और आदित्य भी वापस आ गए थे और उनके साथ 3 लड़के थे। यार, हमें ये मिले, एक गुफा में छुपे हुए थे, रोहन ने बताया। तो अब हम 15 हो गए थे, लेकिन अभी भी 15 गायब थे। हम फिर से खोजने निकले, इस बार सब साथ साथ। दोपहर हो गई। हमें भूख प्यास भी लग रही थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। हम झील के दूसरी तरफ पहुंचे। वहां हमने कुछ देखा जिससे हमारा खून ठंडा हो गया। झील के किनारे पर कपड़ों का ढेर। हम पास गए। वे हमारे दोस्तों के कपड़े थे। ये समीर की शर्ट है, रोहन ने उठाई। और ये राज की, किसी ने कहा। कुल 10 लोगों के कपड़े थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं था। वो सब, एक लड़की रोने लगी। हम सबको समझ आ गया, वे 10 लोग अब नहीं रहे। राक्षसी ने उन्हें ले लिया था। बाकी 5? मैंने पूछा। अभी भी 5 लोग बचे हैं, शायद वे कहीं हों। हमने खोजना जारी रखा, लेकिन दिल भारी हो गया था। शाम होने लगी। हमें वापस जाना होगा, विक्रम ने कहा। बाकी 5
शायद वे भी। हम वापस कैंप की तरफ चल पड़े। रास्ते में मुझे कुछ दिखा, जमीन पर खून के धब्बे। रुको, यहां देखो। हम सब रुके। एक निशान था, जैसे किसी को घसीटा गया हो। ये किधर जा रहा है? आदित्य ने पूछा। निशान झील की तरफ जा रहा था। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। निशा डर गई, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद उस निशान के पीछे चल पड़े। बाकी लोग भी आए। निशान एक गुफा तक गया। झील के किनारे चट्टानों में छुपी एक छोटी सी गुफा। अंदर चलें? रोहन ने पूछा। हमने टॉर्च जलाई। धीरे धीरे गुफा में घुसे। अंदर अंधेरा था, गीली दीवारें, ठंडी हवा, और फिर हमने देखा गुफा के अंत में वे थे, 5 स्टूडेंट्स। लेकिन वे जिंदा नहीं थे। सब एक कोने में पड़े थे, बिल्कुल स्थिर, आंखें खुली लेकिन खाली। चेहरे पर दहशत का भाव जमा हुआ। नहीं, प्रिया ने मुंह पर हाथ रख लिया। हम पास गए, चेक किया। मृत, सब मृत। कैसे मरे? किसी ने रोते हुए पूछा। कोई चोट नहीं थी, कोई जख्म नहीं, बस जैसे जान निकल गई हो। डर से दिल का दौरा शायद, आदित्य ने कहा। या फिर उसने कुछ किया, मैंने कहा। हम गुफा से बाहर आए। सब स्तब्ध थे। 30 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 15 बचे थे। चलो, अंधेरा होने से पहले वापस चलना होगा, विक्रम ने कहा। हम तेजी से कैंप की तरफ चल पड़े। कैंप पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सूरज डूब रहा था। सबके चेहरे उदास थे। 15 दोस्त खो गए थे। हमें तैयारी करनी होगी, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्रम, प्लीज कोई और रास्ता सोचते हैं। निशा रोने लगी। कौन सा रास्ता? विक्रम ने पूछा। 15 लोग मर चुके हैं। तुम कितने और मरते देखना चाहती हो? सब चुप हो गए। प्लान क्या है? मैंने पूछा। जैसे ही वो आएगी मैं उसके पास जाऊंगा, तुलसी का पानी उस पर डालूंगा, विक्रम ने कहा। लेकिन वो तुम्हें पास आने देगी? वो तो, आदित्य बोला। वो बुलाती है ना, लोगों को अपने पास बुलाती है। तो मैं खुद जाऊंगा, वो खुश होगी। विक्रम ने कड़वी हंसी हंसी। और अगर काम नहीं किया तो? रोहन ने पूछा। तो तुम सब भागना, किसी भी तरह यहां से निकलना। रास्ते बंद हैं तो चट्टानों से चढ़कर जैसे भी हो बस निकल जाना। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा। आर्यन, समझदारी दिखाओ। मैं वैसे भी जा रहा हूं। कम से कम मेरी मौत बेकार न जाए। तुम सब बच जाओ। हम सब की आंखें भर आईं। विक्रम हमारा सीनियर था, हमारा दोस्त था, और वो हमारे लिए अपनी जान दे रहा था। तुम हीरो हो यार, रोहन ने रोते हुए कहा। नहीं, मैं बस अपनी गलती सुधार रहा हूं। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की। प्रिया पूरी तरह टूट गई। वो विक्रम को पसंद करती थी, ये सब जानते थे। विक्रम, प्लीज। वो बोल नहीं पा रही थी। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ रखा। प्रिया, रो मत। मैं चाहता हूं कि तुम सब बचो, बस यही। रात होने लगी। हमने फिर से बोनफायर जलाया। सब एक साथ बैठे। अगर मैं वापस नहीं आया, विक्रम ने कहा, तो मेरे पापा मम्मी को बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था, और मेरी छोटी बहन को उसे बताना कि उसका भैया हमेशा उसके साथ रहेगा। सब रो रहे थे। और यार, मेरे रूम में जो बाइक का मॉडल है, आदित्य, वो तू रख लेना। तू हमेशा उसे पसंद करता था, विक्रम बोलता गया। विक्रम, बंद कर यार। आदित्य रो रहा था। नहीं, मुझे बोलने दो। मुझे सब कहना है। अगले 1 घंटे विक्रम बोलता रहा, हर किसी से, अपनी यादें, अपने सपने, सब कुछ। हम सब सुनते रहे, रोते रहे। रात के 10 बज गए। अब समय आ गया। विक्रम खड़ा हुआ। उसने तुलसी के पानी की बोतल उठाई, अपनी जेब में रखी। तुम सब यहीं रहोगे जब तक मैं सिग्नल ना दूं? कोई नहीं आएगा। सिग्नल? मैंने पूछा। अगर मैं हाथ हिलाऊं तो मतलब काम हो गया। तुम सब भाग जाना, और अगर नहीं हिलाया तब भी भाग जाना। विक्रम, बस आर्यन, अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं। विक्रम झील की तरफ चल पड़ा। हम सब वहीं खड़े देखते रहे। वो किनारे पर पहुंचा, रुका, फिर उसने जोर से चिल्लाया, मैं आया हूं, तुम मुझे चाहती हो ना? लो, मैं आ गया हूं। कुछ देर कुछ नहीं हुआ। फिर पानी हिलने लगा, धीरे धीरे पहले, फिर तेज, और फिर वो निकली पानी से बाहर, उसी रूप में, लंबे बाल, सफेद कपड़े, विकृत चेहरा। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सब थे,
अंकिता, समीर, राज और बाकी सब जो गायब हो गए थे, सब पानी पर खड़े थे, बिल्कुल स्थिर, आंखें खाली। भगवान, मेरे मुंह से निकला। राक्षसी विक्रम की तरफ बढ़ने लगी और फिर वो बोली। उसकी आवाज ठंडी थी, दिल दहला देने वाली। तुम आए, अच्छा किया। मैं भूखी थी। मैं एक शर्त पर आया हूं, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो डटा रहा। राक्षसी रुकी। शर्त? उसने हंसी। तुम मुझसे शर्त लगाओगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन बाकी सबको छोड़ दो, उन्हें जाने दो। राक्षसी ने सोचा। ठीक है, उसने कहा, लेकिन पहले तुम मेरे पास आओ, पानी में। विक्रम ने पीछे मुड़कर हमें देखा, आखिरी बार। फिर वो पानी में कदम रखा। ठंडा पानी उसके पैरों तक पहुंचा। राक्षसी मुस्कुरा रही थी, उसके दांत नुकीले, भयानक। विक्रम आगे बढ़ता गया। पानी अब उसकी कमर तक था। राक्षसी बिल्कुल पास थी। हाँ, आओ, मेरे पास आओ, वो बोल रही थी। विक्रम ने हाथ बढ़ाया, जैसे उसे छूने के लिए, और फिर झटके से उसने जेब से बोतल निकाली, खोली और पूरा पानी राक्षसी पर फेंक दिया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर राक्षसी चीखी, इतनी तेज चीख कि हम सबने कान बंद कर लिए। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे वो जल रही हो। नहीं नहीं, वो चिल्ला रही थी। पानी उबलने लगा, बुलबुले उठने लगे। विक्रम, वापस आओ, मैं चिल्लाया, लेकिन विक्रम हिल नहीं सका। राक्षसी ने उसे पकड़ लिया था अपने लंबे पतले हाथों से। अगर मैं मरूंगी तो तुम भी मरोगे, वो चिल्लाई, और फिर वो विक्रम को पानी में खींचने लगी। नहीं, प्रिया चीखी और दौड़ने लगी। मैंने और आदित्य ने उसे पकड़ लिया। जाने दो मुझे, विक्रम, वो चिल्ला रही थी। विक्रम धीरे धीरे पानी में डूब रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा, हमें देखा और मुस्कुराया। फिर उसने हाथ हिलाया। सिग्नल। भागो, मैंने चिल्लाया। अभी सब भागो। नहीं, विक्रम को छोड़कर नहीं। प्रिया रो रही थी। यही तो वो चाहता था। चलो, हमने प्रिया को खींचा। सब भागने लगे। पीछे से भयानक आवाजें आ रही थी, चीखें, गर्जना, पानी के छपाके। हम रुके नहीं, भागते रहे, जंगल में, अंधेरे में, बिना रुके। पता नहीं कितनी देर भागे। फिर सब कुछ शांत हो गया। हम रुके, हाँफ रहे थे। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। हमने पीछे मुड़कर देखा। दूर झील की तरफ एक तेज रोशनी दिखी। फिर सब अंधेरा हो गया। विक्रम, प्रिया फूट फूट कर रो रही थी। हम सब रो रहे थे। हमारा दोस्त चला गया था। हमें बचाने के लिए पूरी रात हम जंगल में छुपे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई वापस झील की तरफ जाने की। प्रिया बिलख बिलख कर रो रही थी। निशा ने उसे संभाला हुआ था। बाकी सब भी सदमे में थे। विक्रम, वो चला गया था। हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा लीडर। मैं एक पेड़ के सहारे बैठा था। आदित्य मेरे बगल में था। यार, ये सब सपना है ना? उसने धीरे से कहा। कल हम जागेंगे और सब ठीक होगा। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था ये सपना नहीं था, ये भयानक सच्चाई थी। रात बीतती गई, धीरे धीरे। किसी को नींद नहीं आई। सब जागे रहे, डर से, शोक से। और फिर सुबह हुई। पहली किरण जब निकली तो रोहन उठा। चलो चलो वापस देखते हैं, उसने कहा। क्या देखना है? प्रिया की आवाज टूटी हुई थी। शायद विक्रम, वो नहीं बचेगा रोहन। हम सब ने देखा, प्रिया चीखी। फिर भी हमें देखना होगा। शायद राक्षसी मर गई हो, शायद रास्ते खुल गए हों। हम यहां जंगल में नहीं रह सकते, मैंने कहा। धीरे धीरे सब तैयार हुए। हम 14 लोग थे, विक्रम के बिना। धीरे धीरे, सावधानी से हम झील की तरफ चल पड़े। करीब 20 मिनट बाद हम किनारे पर पहुंचे, और जो हमने देखा वो अविश्वसनीय था। झील बदल गई थी। पानी अब काला नहीं था, वो साफ था, नीला, सामान्य। और किनारे पर शव थे, हमारे दोस्तों के शव। अंकिता, समीर, राज और बाकी सब जो गायब हो गए थे, सब किनारे पर पड़े थे, बिल्कुल शांत। भगवान, निशा ने हाथ मुंह पर रख लिया। हम पास गए, धीरे धीरे। मैंने अंकिता को चेक किया। नब्ज नहीं थी, वो ठंडी हो चुकी थी। सब मर चुके थे। विक्रम कहाँ है? प्रिया इधर उधर देख रही थी। हमने चारों तरफ देखा, विक्रम नहीं था। शायद पानी में, आदित्य ने कहा। प्रिया दौड़कर पानी की तरफ गई। प्रिया रुको, मैं चिल्लाया, लेकिन वो रुकी नहीं, पानी में उतर गई। विक्रम, वो चिल्ला रही थी।
हम भी पीछे पीछे गए। पानी अब ठंडा था, लेकिन सामान्य, कोई अजीब फीलिंग नहीं। प्रिया पानी में खोज रही थी, रो रही थी। प्रिया, आओ बाहर, वो नहीं मिलेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उसका शव चाहिए। मैं उसे यहीं नहीं छोड़ सकती। हम सब ने मिलकर खोजा, पूरी झील के किनारे, लेकिन विक्रम का शव नहीं मिला। जैसे वो गायब हो गया हो, राक्षसी के साथ। शायद पानी में गहराई में, किसी ने कहा। नहीं। अचानक एक आवाज आई। हम सब चौंके। एक बूढ़ा आदमी कहीं से निकल कर आया, लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े, लकड़ी का स्टाफ। कौन हो तुम? मैंने सतर्क होकर पूछा। मैं इस जंगल का रखवाला हूं, मैं यहां रहता हूं, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। तुमने सब देखा? आदित्य ने पूछा। हाँ, कल रात तुम्हारे दोस्त ने बहुत बहादुरी दिखाई, उसने राक्षसी को हराया। तो वो मर गई? रोहन ने पूछा। हाँ, तुलसी के पवित्र जल ने उसे नष्ट कर दिया, वो अब नहीं रहेगी। और विक्रम? प्रिया ने रोते हुए पूछा। बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला, जो पवित्र बलिदान देता है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हारा दोस्त, वो अब इस झील में नहीं है, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। मतलब हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाएंगे। प्रिया फूट पड़ी। उसका बलिदान ही उसका अंतिम संस्कार है बेटी, वो हमेशा तुम्हारे दिलों में रहेगा। हम सब रो रहे थे। और ये शव? मैंने बाकी लाशों की तरफ इशारा किया। इन्हें राक्षसी ने बंधक बना रखा था, अब वो मर गई है तो इनकी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। लेकिन शरीर तो मर चुके हैं। 15 शव, 15 जिंदगियां। हमें इन्हें यहां से ले जाना होगा, इनके परिवारों को। निशा रो रही थी। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा, बूढ़े ने कहा। रास्ते तो बंद हैं, करण ने कहा। अब नहीं, राक्षसी के श्राप के साथ सब बंधन टूट गए, तुम जा सकते हो। सच? आदित्य ने आशा से पूछा। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। बूढ़े ने हमें एक रास्ता दिखाया, वही जिससे हम आए थे, लेकिन अब वहां कोई पेड़ नहीं गिरा था। लेकिन शव, हम इन्हें कैसे ले जाएंगे? मैंने पूछा। मैं मदद करूंगा, सड़क तक जाओ, वहां से पुलिस को बुलाओ। हमने सोचा, सही था, हमें पहले बाहर निकलना था, लेकिन हम बिना विक्रम के कैसे जाएं? प्रिया बैठ गई। प्रिया, मैं उसके पास गया। विक्रम ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी, अगर हम यहीं रुके रहे तो उसका बलिदान बेकार हो जाएगा। हमें जाना होगा, उसके परिवार को बताना होगा कि उनका बेटा, उनका भाई एक हीरो था। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हम सब ने एक आखिरी बार झील को देखा, इस खूबसूरत लेकिन शापित जगह को। फिर हम चल पड़े वापस। रास्ते में चलते हुए बूढ़े ने हमें और बताया, यह झील सदियों से शापित थी। एक राजकुमारी को यहाँ जिंदा दफना दिया गया था। बहुत पुराने समय में उसकी आत्मा राक्षसी बन गई। हर 100 साल में वो जागती थी। और अब? मैंने पूछा। अब खत्म, तुम्हारे दोस्त ने श्राप तोड़ दिया, अब यह झील शांत है, सामान्य है। हम चलते रहे। करीब 3 घंटे बाद हम उस सड़क पर पहुंचे जहां हमारी बस रुकी थी। बस अभी भी वहीं थी, ड्राइवर भी। वो बस में सो रहा था। हमारे आवाज से वो जागा। अरे तुम लोग, मैं परेशान हो गया था, 3 दिन हो गए, वो चिल्लाया। 3 दिन नहीं, 4 हो गए, आदित्य ने कहा। क्या हुआ था? बाकी बच्चे कहाँ हैं? हमने उसे सब बताया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। भगवान, यह कैसे हो सकता है? हमें पुलिस को फोन करना है अभी, मैंने कहा। ड्राइवर के पास सैटेलाइट फोन था। हमने पुलिस को कॉल किया। अगले 2 घंटे में पुलिस की गाड़ियां आ गईं, एम्बुलेंस भी। हमने सब कुछ बताया। शुरू में तो पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। राक्षसी, श्राप, तुम बच्चे मजाक कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं सर, सच है, वो बूढ़ा आदमी, वो बता सकता है, मैंने कहा। लेकिन जब हम वापस मुड़े, बूढ़ा गायब था। कहाँ गया? रोहन ने चारों तरफ देखा। वो नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। तुम लोगों ने कुछ ड्रग्स लिया है क्या? इंस्पेक्टर ने शक से पूछा। नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं, प्लीज हमारे साथ चलिए, वहां शव हैं। आखिरकार पुलिस हमारे साथ चली। झील तक पहुंचने में फिर से घंटों लग गए। पुलिस वाले और पैरामेडिक्स हमारे साथ थे। जब हम झील पर पहुंचे, शव अभी भी वहीं थे। 15 शव, हमारे दोस्तों के। पुलिस को अब विश्वास आया,
ये कैसे हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। हमने फिर से सब बताया, इस बार विस्तार से। शवों की जांच की गई। डॉक्टर्स हैरान थे। इनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस जैसे दिल रुक गया। डर से डॉक्टर साहब, डर से, मैंने कहा। पुलिस ने झील के आसपास इन्वेस्टिगेशन की। पुरानी इमारत मिला, जली हुई। ये जगह, ये सच में कुछ अजीब है। इंस्पेक्टर ने माना। शवों को ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन विक्रम का शव नहीं मिला। पुलिस ने गोताखोर बुलवाए, झील की गहराई में खोजा, कुछ नहीं मिला। शायद धारा बहा ले गई, किसी ने कहा। लेकिन हम जानते थे सच क्या था। विक्रम का शरीर नहीं था, क्योंकि उसने पवित्र बलिदान दिया था। शाम तक हम सब वापस सड़क पर आ गए। एम्बुलेंस में शव थे। पुलिस की गाड़ियों में हम बचे हुए स्टूडेंट्स। 14 बचे थे 30 में से। पूरी यात्रा खामोशी में बीती। कोई नहीं बोला। सब अपने अपने दुख में डूबे थे। रात को हम दिल्ली पहुंचे। कॉलेज गेट पर सबके परिवार वाले इंतजार कर रहे थे। खबर फैल चुकी थी। जैसे ही बस रुकी, लोग दौड़े आए। मेरा बेटा कहाँ है? एक महिला चिल्लाई। मैंने देखा, वो अंकिता की मां थी। कैसे बताऊं मैं उसे? पुलिस ने संभाला। धीरे धीरे सबको बताया गया। रोना धोना शुरू हो गया। चीखें, आंसू, दुख। मेरे माँ पापा भी आए थे। मुझे देखते ही माँ रोने लगी। आर्यन, तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। पापा ने मुझे गले लगाया। क्या हुआ था वहां? बाद में बताऊंगा पापा, अभी बस घर चलते हैं। लेकिन विक्रम के परिवार को कैसे बताऊं? मैंने उन्हें देखा। उसके पापा, मम्मी और छोटी बहन तीनों इंतजार में खड़े थे। मैं उनके पास गया। धीरे धीरे, आर्यन, विक्रम कहाँ है? उसके पापा ने पूछा। मेरी आवाज नहीं निकली। आर्यन, मेरा बेटा कहाँ है? अंकल, वो नहीं रहा। आखिरकार मैंने कहा। 1 सेकंड की खामोशी। फिर उसकी मां चीख पड़ी। नहीं, मेरा बेटा! वो गिर पड़ी। लोगों ने संभाला। उसके पापा खड़े रहे, स्तब्ध, बोल नहीं पा रहे थे। उसकी छोटी बहन करीब 14 साल की रो रही थी। भैया, मेरा भैया! मैं उनके सामने घुटनों पर बैठ गया, रोते हुए। अंकल, वो हीरो था। उसने हम सबको बचाया। उसने अपनी जान देकर हम सबको बचाया। उसका शरीर? पापा ने पूछा। आवाज टूटी हुई थी। नहीं मिला अंकल, लेकिन मैं वादा करता हूं, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगले कुछ घंटे बहुत मुश्किल थे। पुलिस ने पूछताछ की। मीडिया आ गई। कैमरे, माइक, सवाल। हमने जो बताया, राक्षसी, श्राप, सब, किसी ने विश्वास नहीं किया। ये सब अंधविश्वास है। कुछ और हुआ होगा, एक रिपोर्टर ने कहा। जैसे? मैंने पूछा। शायद कोई जंगली जानवर या कोई सीरियल किलर। मैं हंस पड़ा, कड़वी हंसी। हाँ, सीरियल किलर जो पानी पर चलता है, बिल्कुल। मीडिया ने अपनी अपनी कहानियां बनाई। कुछ ने कहा जंगली जानवर का हमला था, कुछ ने कहा स्टूडेंट्स ने ड्रग्स लिया था और हॉलुसिनेशन हुआ। लेकिन हम जानते थे सच क्या था। अगले कुछ दिन ब्लर थे। अंतिम संस्कार हुए। 15 अंतिम संस्कार। विक्रम का भी हुआ, बिना शरीर के, सिर्फ उसकी फोटो। मैं, आदित्य, रोहन, प्रिया, हम सब वहां थे। प्रिया ने विक्रम की फोटो के सामने फूल रखे। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, वो फुसफुसाई। उसके पापा ने मुझे बुलाया। आर्यन, मेरे बेटे के आखिरी पल, क्या वो डरा हुआ था? नहीं अंकल, वो बहादुर था, आखिर तक बहादुर। उसने मुस्कुराते हुए हमें विदा किया। उसके पापा के आंसू निकल आए। मुझे गर्व है उस पर, मेरे बेटे पर। हमें भी अंकल, हमें भी। 6 महीने बीत गए। कॉलेज फिर से शुरू हो गया था, लेकिन कुछ बदल गया था। जो 14 बचे थे, हम सब बदल गए थे। पहले जैसे नहीं रहे। मैं अक्सर अकेला रहने लगा था, भीड़ से बचता था। आदित्य ने फोटोग्राफी छोड़ दी। मुझे वो रात याद आती है, उसने कहा। रोहन काउंसलिंग ले रहा था, PTSD के लिए। प्रिया सबसे ज्यादा टूट गई थी। वो पतली हो गई, हमेशा उदास रहती थी। कॉलेज ने एक मेमोरियल बनाया। 16 नाम थे उस पर, 15 जो मरे और विक्रम। इन लविंग मेमोरी ऑफ द ब्रेव सोल्स वी लॉस्ट। हर साल उस दिन श्रद्धांजलि सभा होती थी।